हेलो एवरीवन, सभी प्यारे बच्चों का वार्म वेलकम करता हूँ YT योर इंग्लिश ट्यूटर पे। शुरू करेंगे आज की क्लास को इस प्यारे से अनूठे से आर्टिकल के साथ, द हिंदू के। और ये आर्टिकल एक ऐसे टॉपिक के बारे में है जिसके बारे में सभी बात करने से बचते हैं। टॉपिक है टेक्नोलॉजी, इंटरनेट और पॉर्न का आपसी क्या कनेक्शन है। पोर्नोग्राफी जो है वो कितना बड़ा पार्ट है लोगों की ज़िंदगी का, इस आर्टिकल में आप देखेंगे। चलिए, इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, शुरू करेंगे अपने क्विज़ के साथ में। ये वाला मिस ना करना है ना। इस आर्टिकल में आपको खूब सारे लेसन्स मिलेंगे वोकैब, ग्रामर के, और आपका एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव भी डेवलप होगा इन चीज़ों को लेकर के। चलिए, कुछ क्वेश्चंस हैं, क्लास के लास्ट में इनको ट्राई देनी है। जो भी आप सीखो मन लगा के सीखना, ताकि इन क्वेश्चंस में 11 में से 11 आपको नंबर मिले। सॉल्यूशन आपको क्लास के अंत में करवाएंगे। आइए लेक्चर को शुरू करते हैं। Alright, Kare so long and no thanks for all the lack of fish। देखिए, फ्रेज़ अंग्रेजी में so long, इसका मतलब है काफ़ी वक्त हो गया। अगर आप किसी से 2-3 साल बाद मिलें तो आप उसको ऐसा बोल सकते हैं, so long, कितना वक्त हुआ आपसे मिले हुए। तो कह रहा है जी बहुत वक्त हो गया, so long, लेकिन फिर भी कोई थैंक्स नहीं है आपका, कोई शुक्रिया नहीं है लैक ऑफ फिश के लिए, एक भी मछली ना पकड़ने के लिए। लैक का मतलब होता है कमी, फिश मतलब मछली। थोड़ा अजीब सा टाइटल है ना। आगे 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 कहानी डेवलप होगी सारी। मान लीजिए आपको किसी ने, बड़े बूढ़े ने मछली पकड़ने भेजा तालाब पे, और आपने 18 घंटे मछली पकड़ी, और 18 घंटे बाद आप एक भी मछली लेकर के नहीं आए, तो वो आपसे क्या कहेगा? वो आपसे, बड़ा आदमी ये कहेगा कि बहुत वक्त हो गया पर एक भी मछली तुम लेकर के नहीं आए हो, कोई तुम्हारा थैंक्स नहीं है, तुम बिल्कुल निठल्ले हो। तो ऐसा ही कुछ किसी के साथ हुआ होगा, इस आर्टिकल में, टाइटल में आपको बताया गया। चलिए अब आगे कहानी समझते हैं। कह रहा है जी, पोर्नोग्राफी ड्रोव द इंटरनेट इन इट्स अर्ली डेज विद सम 36% ऑफ द ऑनलाइन ट्रैफिक बीइंग इन सर्च ऑफ इरोटिका। कह रहा है जो पोर्नोग्राफी है, पोर्नोग्राफी क्या होती है आप समझते होंगे, ब्लू फिल्म्स, पॉर्न वीडियोस। कह रहे जी पोर्नोग्राफी जो है इसी ने ड्राइव किया था। ड्राइव करना, किसी चीज़ को आगे ले जाना। ड्राइव की सेकंड फॉर्म लगाई गई है ड्रॉव। कह रहे पोर्नोग्राफी ही आगे लेकर के गई थी इंटरनेट को, या इस इंटरनेट के इस्तेमाल को, इसके शुरुआती दिनों में, अर्ली डेज में। कह रहा और कैसे? कह रहा ये काम हुआ साथ ही लगभग 36% ऑनलाइन सर्चिज़ के या ट्रैफिक के होने के साथ ही, बीइंग जो था सर्च में या तलाश में, इरोटिका की, पॉर्न मूवीज़ की। समझ गए? तो इंटरनेट जो मशहूर हुआ, लोगों ने इसको यूज़ करना शुरू किया। कभी तो 1-2 आदमी यूज़ करते होंगे, फिर उस 1-2 से बढ़ते बढ़ते 20, 50, 100 और आज हो गए करोड़ों। तो अर्ली डेज़ में 36% इंटरनेट जो इस यूज़र्स थे, उस इंटरनेट का इस्तेमाल किया करते थे पॉर्न मूवीज़ को सर्च करने के लिए, और इसी के दम पे इंटरनेट का यूज़ होना शुरू हुआ। पोर्नोग्राफी की वर्ब है ड्रॉव। ड्राइव की सेकंड फॉर्म है, मैंने आपको बता दिया, किसी चीज़ को आगे ले जाना, ड्राइव करना। अब देखो ये वर्ड है पोर्नोग्राफी, इसके 2-3 सिनोनिम्स हैं। जैसे एक सिनोनिम है इरोटिका। जितनी भी B ग्रेड, C ग्रेड और पॉर्न मूवीज़ होती हैं, इन सभी को अंग्रेजी में बोलते हैं इरोटिका। ठीक है ना? किताबों को भी बोल सकते हैं, जनरली इसको मूवीज़ के लिए वर्ड जो है ना इरोटिका यूज़ किया जाता है। और तीसरा इसका जो सिनोनिम है वो है एक्सप्लिसिट कंटेंट। ऐसा कंटेंट, ऐसी मूवीज़, ऐसी वेब सीरीज़ या कोई भी, समझ गए ना आप, किताब विताब जिसमें न्यूडिटी हो, नग्नता हो, उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट कंटेंट। तो ये तीनों वर्ड्स इंटरचेंजेबली इस आर्टिकल में यूज़ होते रहेंगे, हर बार मीनिंग वही होगा, पोर्नोग्राफी वाला। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है आज का, अभी आप आगे देखेंगे। एक सवाल मैं आपसे यहीं पूछ लेता हूँ। सवाल ये है जी, फ़िश मतलब मछली, लेकिन मछलियाँ तो बहुत सारी पकड़ी जानी चाहिए थी, तो यहाँ पे फिशेस क्यों नहीं लिखा? भाई मछलियाँ तो कई पकड़नी थी ना, एक मछली तो नहीं पकड़नी थी। एक मछली पकड़ने कौन जाता है तालाब पे? तो मछलियाँ अगर कई पकड़नी जानी थी तो फिर फिशेस क्यों ना लिख करके फ़िश लिखा गया? ये कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसमें फिशेस का फ़िश बन जाता है? डिटेल में करवाएंगे कॉन्सेप्ट आपको, थोड़ा सा पेशेंस रखो।
जल्दी से आगे बढ़ के इस आर्टिकल की वोकैबुलरी पर नज़र डालते हैं ताकि सारे वर्ड्स आप शुरू में स्मूथली देख सको। इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें सभी पीडीएफ्स और नोट्स के लिए। क्लास को एक लाइक और एक शेयर जरूर से देना। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको @YourEnglishTutor टाइप करना है, टेलीग्राम में आपको ग्रुप मिल जाएगा। साथ ही YT ऐप पे आप तैयारी कर सकते हैं अपने एग्जाम्स की, चाहे SSC हो, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग हो, UPSC का हो या बैंकिंग का हो। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। राइटिंग के कोर्स में आप सीख सकते हैं राइटिंग लगभग 60 से 70 घंटों में। फ़ायदा आप ले सकते हैं इस कोर्स का। UPSC के कोर्स में आप अपना मीडियम चेंज कर सकते हैं, किसी और लैंग्वेज से इंग्लिश में माइग्रेट कर सकते हैं। UPSC के सभी एस्पेक्ट्स कवर्ड हैं, आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, CSAT। SSC और बैंकिंग के कोर्स में आपको सारे वैरायटी के क्वेश्चन सोल्व करना सिखाया जाता है। 100 से 1.25 घंटों के कोर्सेज हैं, आप भरपूर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, टीम का नंबर है व्हाट्सएप, आप इस नंबर पे टीम से जुड़ सकते हैं वाया व्हाट्सएप। ऑलराइट, वोकैब शीट अपनी शुरू करते हैं एनस्नेयर से। थोड़ा मैं जूम इन कर देता हूँ, अच्छे से आप पढ़ पाओ। देखिए, एनस्नेयर करना या किसी को अपने जाल में फंसाना एक ही बात है। इसको एनट्रैप करना, एंटेंगल करना, केज करना, कन्फाइन करना, इन सभी वर्ड से बताया जाता है। एनस्नेयर एक वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी एनस्नेयर्ड, जो कि बन जाएगी एडजेक्टिव, यानी फंसा हुआ। अगर मैं आपको फंसाऊं तो एनस्नेयर करूंगा, और अगर आप फंस जाएं तो आप एनस्नेयर्ड हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे इनमें दोनों में कनेक्शन है। द कॉन मैन फेस्ड एक्यूजिशंस ऑफ एनस्नेयरिंग मल्टीपल एक्ट्रेसेस अंडर द गाइज ऑफ लव। इस कॉन मैन ने, इस फर्जी आदमी ने, कॉन मैन क्या होता है? स्कैमस्टर, जो उल्टे सीधे काम करे, लोगों से झूठ बोले। इस फर्जी आदमी ने फेस किया इन सभी आरोपों को, जो थे जाल में फंसाने के, एनस्नेयर करने के, कई सारी एक्ट्रेसेस को प्यार के बहाने अंडर द गाइज ऑफ लव। गाइज का मतलब होता है मुखौटा। आपने ऊपर से प्यार का मुखौटा पहना हुआ है, अंदर से आपकी कुछ और मंशा है। समझ गए ना? किसी भी चीज़ का मुखौटा पहनते हैं उसको अंग्रेजी में बोलते हैं गाइज। तो इसने प्यार का मुखौटा पहना और कई सारी अभिनेत्रियों को एनस्नेयर किया। तो ये जैकलिन फर्नांडिस वाला केस है, वहाँ से बनाया मैंने ये सेंटेंस। साउथ का वो लड़का है ना जैकलिन वाला, देख लेना कौन सा है पूरा नाम, मुझे इसका याद नहीं है। तो ये वर्ड आप आर्टिकल में एनस्नेयर देखेंगे, किसी को बहला फुसला के अपने फंसा लेना। अगला वर्ड है रेसरेक्ट। अगर आप क्रिश्चियन हैं या आपने थोड़ा बहुत क्रिश्चियनिटी के बारे में सुना है, पढ़ा है, इस वर्ड का मीनिंग ये होता है कि जीसस क्राइस्ट को जब सूली पे चढ़ाया गया तो उसके कुछ दिनों बाद वो फिर से जिंदा हो गए, और वहीं से वर्ड बनाया गया रेजरेक्शन। किसी का फिर से जिंदा हो जाना, जान, किसी को फिर किसी चीज़ को जान मिल जाना। टू रिस्टोर समथिंग फ्रॉम एन इनएक्टिव और डेड स्टेट, किसी चीज़ को इनएक्टिव और डेड स्टेट से रिस्टोर करना, बहाल करना। ठीक है, रेजरेक्ट करना। अ न्यू मैनेजर रेजरेक्टेड द स्ट्रगलिंग कंपनी। एक नए मैनेजर ने फिर से जिंदा कर दिया, रेजरेक्ट कर दिया स्ट्रगल करती हुई कंपनी को। और कैसे? विद इनोवेटिव स्ट्रेटजीज, नई नई स्ट्रेटजीज के सहारे। फिर से जिंदा करने को रिवाइटलाइज और रिवाइव करना भी बोलते हैं। आप ये वर्ड रेजरेक्ट आर्टिकल में देखेंगे। चलिए, अगला वर्ड है पेंजेंट। पेंजेंट होती है किसी चीज़ के लिए स्ट्रॉन्ग लाइकिंग। जैसे आपको मीठा पसंद है तो यू हैव ए पेंजेंट फॉर स्वीट्स, है ना? कोई और चीज़ पसंद है खाने पीने की या कोई भी चीज़, है ना, उसके लिए आपकी पेंजेंट हो जाती है। तो लाइकिंग या हॉबी के लिए वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं, फॉन्डनेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। नैक इसका एक कॉमन सा सिनोनिम है। आई हैव ए नैक फॉर एक्शन मूवीज़, मुझे एक्शन मूवीज़ बहुत पसंद है। आई हैव ए नैक फॉर या पेंजेंट फॉर एक्शन मूवीज़। माई अमेरिकन फ्रेंड्स हैव ए स्ट्रॉन्ग पेंजेंट फॉर इंडियन फूड। मेरे जो अमेरिकन दोस्त हैं उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग लाइकिंग है, पेंजेंट है भारतीय खाने के लिए, इंडियन फूड के लिए। तो ये वर्ड आप पेंजेंट आर्टिकल में देखेंगे। अगला वर्ड है ओपेक। देखिए, ओपेक वर्ड की फील लेनी हो आपको, इसका मतलब होता है धुंधला, लेकिन फीलिंग लेनी हो तो आप कैसे लेंगे? एक कांच की बोतल है एकदम ट्रांसपेरेंट, अगर आप उसमें पानी भर देंगे ना तो फिर वो उतनी ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगी। आपको आर पार दिखेगा लेकिन साफ नहीं दिखेगा। इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं ओपेक। ऐसी चीज़ जो अनक्लियर हो या ब्लर्ड हो। द रिसर्च पेपर वॉज रिटन इन लॉन्ग ओपेक सेंटेंसेस। रिसर्च पेपर लिखा हुआ था लंबे लंबे अनक्लियर से सेंटेंसेस में। एंड मेड लिटिल सेंस, और उसका ना के बराबर ही सेंस कुछ निकल रहा था। ठीक है, तो सेंटेंसेस बहुत अनक्लियर थे,
ना इस तरफ थे ना उस तरफ थे, एकदम कन्फ्यूजन वाले थे। ओपेक को, अनक्लियर को, ब्लर्ड को, हेजी, क्लाउडी या नेबुलस भी बोलते हैं। नेबुलस वर्ड जो है ना ये बनाया गया नेबुला से। नेबुला का मतलब होता है बादल या क्लाउड्स। अगर कोई चीज़ बादली है या बादलों से ढकी हुई है तो वो पारदर्शी नहीं है, आप उसको ठीक से देख नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, आपको नेबुलस या अनक्लियर लगेगी। ठीक है, तो नेबुला से इस वर्ड को कनेक्ट रखना। ये वर्ड पूछा हुआ एसएससी में, ईयर भूल गया मैं कौन सा वाला है, प्रीवियस ईयर पेपर निकालो, सर्च मारो, कंट्रोल F करके ये वर्ड आपको मिलेगा। चलिए अगला वर्ड है लास्ट, एवलांच। लास्ट है या सेकंड लास्ट है? देखिए एवलांच वर्ड के दो सिनोनिम्स है, दो मीनिंग्स है। पहला मीनिंग होता है एक बड़ा सा स्नो स्लाइड, बर्फीला तूफान, कहीं हिमाचल में, शिमला में, है ना, कहीं उत्तराखंड में आ जाए, ऊपर से बर्फ़ गिरती हुआ है नीचे तूफान बन के, तो वो कहलाएगा एवलांच। ये तो हो गया पहला मीनिंग। दूसरा मीनिंग क्या है? किसी भी चीज़ का बड़ी क्वांटिटी में सैलाब बन के आना। जैसे आपके पास बहुत सारे कोई भी चीज़ आप मान लो, मैंने आपसे पूछा है, बोला ऐसा सभी लोगों से कि आपके क्या क्वेश्चंस हैं इंग्लिश को लेकर के, और आप सभी 10-10 क्वेश्चंस जो है कमेंट्स में डाल दो और यहाँ पे 1500 क्वेश्चंस इकट्ठे हो जाएं, तो मैं बोल दूंगा कि क्वेश्चंस का एवलांच आ गया, सैलाब आ गया, है ना। इस तरीके से आप एवलांच नाम के वर्ड को दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं। यही खूबी होती है लैंग्वेज की, एक ही वर्ड मल्टीपल फॉर्म्स में मल्टीपल मीनिंग्स के साथ यूज़ होता है। मैनी टूरिस्ट आर ट्रैप्ड इन एन एवलांच। बहुत सारे यात्री पर्यटक जो हैं दबे हुए हैं, ट्रैप्ड हैं एक बर्फीले तूफान में। और दूसरा मीनिंग, वी रिसीव्ड एन एवलांच ऑफ इंक्वायरीज। हमें मिल गई एक सैलाब, एक एवलांच इंक्वायरीज का फॉर आवर न्यू कोर्स, हमारे नए कोर्स के लिए। लैंडस्लिप या स्नो स्लाइड भी बोलते हैं इसको, ये वर्ड आप आर्टिकल में देखेंगे। ये नया कोर्स मैंने आज ही लिखा है और नया कोर्स बन भी रहा है आपके लिए। अभी तक क्या था, आपको ग्रामर करवाई गई थी यूट्यूब पे, प्रैक्टिस सेशन चलवाते हैं अपने ऐप पे, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ग्रामर बिल्कुल बेसिक से करनी है, यूट्यूब वाली ग्रामर भी उनके एक लेवल ऊपर की है। तो एक पूरा कोर्स बना रहे हैं, ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे, 150-125 घंटों के आसपास का, जिसमें बिल्कुल जो 8वीं क्लास का बच्चा है उसके लिए एसएससी और बैंक्स का फाउंडेशन कैसे बनाया जाए इंग्लिश का, वो कैप भी आ जाएगी इसमें, ग्रामर का पूरा फाउंडेशन आ जाएगा, आरसी भी आ जाएगा, है ना। इस तरीके से एक कोर्स को डिज़ाइन कर रहे हैं, बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा ऐप पे, थोड़े से दिन का पेशेंस रखना। चलिए ये 5 वर्ड्स हैं, डिटेल में हो गए। अब आ जाओ आर्टिकल पे, एक समरी आपको दे। समरी ये है जी, इंटरनेट या कोई भी नई जो टेक्नोलॉजी आती है, इतिहास गवाह है कि हर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सबसे पहले किया जाता है पोर्नोग्राफी के लिए या सेक्स को फाइंड करने के लिए। सच बात है, ये एक डार्क ट्रूथ है ये, कि जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आई है, मैनकाइंड ने, सिर्फ आदमी की बात नहीं हो रही, आदम जात की बात हो रही है, इंसानों की बात हो रही है, आदमी औरतों की, सबसे पहले टेक्नोलॉजी का वो इस्तेमाल करते हैं, अपने आप ही करने लगते हैं, सेक्स को या पोर्नोग्राफी को किसी फॉर्म में पाने के लिए। और यही हुआ एक ट्राइब के साथ में, ट्राइब का नाम था मरुबो। ये ट्राइब कहीं पे ब्राज़ील में रहती है। जैसे ही इनके यहाँ पे इलॉन मस्क का स्टारलिंक वाला इंटरनेट आया, सैटेलाइट वाला, तो यहाँ के लोगों ने मछली वछली पकड़ना भूल गए, जवान लड़के जो है किनारे बैठ कर के जंगल में सारा दिन पोर्न देखने लगे, और इनकी जो है ज़िंदगी रातों रात पलट गई। इस पूरी ट्राइब का जो ट्रेडिशन था, इनका कल्चर था, वो आज सबका सब खतरे में है इंटरनेट और पोर्नोग्राफी की वजह से। तो इस आर्टिकल में आपको इस चीज़ को एनालाइज करके बताया गया है, साथ में इसके कुछ सॉल्यूशंस भी दिए गए हैं। आज की टोन है थॉटफुल, आपको सोचने पे मजबूर करेगा, और साथ में रिफ्लेक्टिव। थॉटफुल रिफ्लेक्टिव एक ही बात है, जो चीज़ आपको थॉट्स लाने को मजबूर करे। चलिए अब शुरू करते हैं। कैरा डीप इन द हार्ट ऑफ ब्राज़ील्स हिंटरलैंड्स, द मरुबो ट्राइब who have lived peacefully along tranquil river banks for generations recently experienced a profound shift। कह रहा है जी डीप यानी अंदर गहरे, हार्ट में ब्राज़ील की हिंटरलैंड्स के, हार्ट मतलब दिल। देखिए किसी भी एरिया का जो हार्ट होता है ना, उसका सबसे अंदर का, सबसे जो है ऐसा समझ लो अंदरूनी इलाका होता है। जैसे दिल हमारे अंदर है ना, बिल्कुल मेन पार्ट है बॉडी का। कह रहा है वैसे ही ब्राज़ील के मेन पार्ट के अंदरूनी इलाकों में या उसके हिंटरलैंड्स में, हिंटरलैंड मतलब होता है जंगल देहात, है ना, अंदर का इलाका।
एक ट्राइब है मारूबो ट्राइब, जो रह चुके हैं या रहते आए हैं बड़े पीसफुली, बड़ी शांति से। और कहाँ रहे हैं? ये रहे हैं अलोंग रिवर बैंक्स या नदी किनारों के साथ साथ। तो जैसे नदी चल रही है तो नदी के साथ साथ इनकी ट्राइब के भी जो है घर बसे हुए हैं अलोंग द रिवर बैंक्स। और रिवर बैंक्स हैं ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांत, पीसफुल। और ये कब तक रहे हैं? 4 जनरेशन्स, कई पीढ़ियों से रहते आए हैं। कह रहे जी रिसेंटली इन लोगों ने, इस ट्राइब ने एक्सपीरियंस किया एक बहुत बड़े बदलाव को, प्रोफाउंड शिफ्ट को। प्रोफाउंड मतलब अपने आप में जो प्रीपोस्ट्रस हो, बहुत ज़्यादा बड़ा हो, है ना, जिसका कुछ महत्व हो। एक बड़ा बदलाव इन्होंने फील किया। नए नए वर्ड्स आ रहे हैं आज, है ना। मैं हिंदी अचानक से याद नहीं कर पाता, कभी कुछ कोई वर्ड्स ऐसे मेरे दिमाग में आते नहीं है। ट्राइब की वर्ब है एक्सपीरियंस्ड, हु आया ट्राइब के लिए, हु की वर्ब है हैव लिव्ड। ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांत, हिंटरलैंड मतलब एकदम अंदरूनी इलाका। अब देखो वो शिफ्ट क्या है, बदलाव क्या है, वो आगे कॉलम लगा के बता रहे हैं। कह रहे जी दे गेन्ड एक्सेस टू हाई स्पीड इंटरनेट कर्टसी ऑफ इलॉन मस्क स्टारलिंक सैटेलाइट नेटवर्क। कह रहे जी इन लोगों को मिल गया एक्सेस या उपलब्धता या पहुंच, और कहाँ तक? हाई स्पीड इंटरनेट तक। और कैसे? की बदौलत, कर्टसी ऑफ का मतलब होता है की बदौलत, इसको थैंक्स टू भी बोलते हैं। कह रहे बदौलत से मिला इलॉन मस्क की स्टारलिंक सैटेलाइट नेटवर्क के। तो ये बड़ा बदलाव इनके जीवन में आया। दे लोग हैं ये सारे, इस ट्राइब वाले। दे की वर्ब है गेन एक्सेस टू समथिंग, यानी किसी चीज़ का आपको एक्सेस या जो है पहुंच मिल जाना। कर्टसी ऑफ यानी की बदौलत, इसको थैंक्स टू भी बोल सकते हैं। हाई स्पीड इंटरनेट थैंक्स टू इलॉन मस्क स्टारलिंक सैटेलाइट नेटवर्क। फिर क्या हुआ? कह रहे दिस लीप इन टेक्नोलॉजी हैज़ कनेक्टेड अ वंस आइसोलेटेड कम्युनिटी टू द वाइडर वर्ल्ड। कह रहे ये जो उछाल आया टेक्नोलॉजी में, पहले जंगल में शिकार करते थे, अब ये बैठे हैं मोबाइल चला रहे हैं, इंटरनेट से दुनिया से जुड़ गए हैं। तो अचानक से इन लोगों की टेक्नोलॉजी में जो लीप आया है, उछाल आया है, कह रहा है इसने कनेक्ट कर दिया है एक वंस आइसोलेटेड कम्युनिटी को। ऐसी कम्युनिटी जो एक बार वंस आइसोलेटेड हुआ करती थी, दुनिया भर से अलग थलग हुआ करती थी। वंस आइसोलेटेड मतलब कभी हुआ करती थी, आज नहीं है। और किससे कनेक्ट किया है इसको? वाइडर वर्ल्ड से, पूरी दुनिया से कनेक्ट कर दिया है। कह रहा है जी बट इट हैज़ ऑल्सो ब्रॉड चैलेंजेस अकिन टू दोज फेस्ड इन मोर कनेक्टेड पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। कह रहा है लेकिन यही चीज़ ये ले करके भी आई है, ब्रिंग भी करके लाई है ऐसी चुनौतियों को जो अकिन टू हैं, सिमिलर टू हैं, एक जैसी हैं उन चुनौतियों के, दोस्त के, जो फेस की जाती हैं और ज़्यादा कनेक्टेड पार्ट्स में इस दुनिया के। तो जो चुनौतियां लंदन में, न्यू दिल्ली में, न्यूयॉर्क में और कैनबरा में लोग करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में करते हैं, वैसे ही चुनौतियां ब्राज़ील के जंगलों में भी ये लोग फेस कर रहे हैं। लीप की वर्ब है हैज़ कनेक्टेड, आइसोलेटेड यानी डिटैच्ड, सेक्लूडेड एकदम अलग थलग, अकिन टू सिमिलर टू एक ही बात है, किसी के जैसा होना। इसका बिल्कुल उल्टा होता है एलियन टू, किसी से बिल्कुल अलग होना। तो टू तीनों में टू फिक्स्ड है, फिक्स्ड प्रेपोजिशन की तरह यूज़ हुआ है तीनों वर्ड्स के साथ। इट की वर्ब है हैज़ ब्रॉट, इट का मतलब है टेक्नोलॉजी में आया हुआ बदलाव, है ना, उसके लिए लगाएगा इट। अब क्या हुआ है यहाँ पे? कह रहा है जी अमंग द एल्डर्स मर्मर्स ऑफ कंसर्न इमर्जेज अ स्टार्क ऑब्जर्वेशन। कह रहा है जो एल्डर्स के मर्मर्स हैं, मर्मर मतलब बड़बड़ाना, कोई चीज़ जो आप बोल नहीं पाते हो लेकिन सारा दिन बड़बड़ाते रहते हो। जैसे बड़े बूढ़े बड़बड़ाते हैं ना, कोई बात आपको कहेंगे तो आप गुस्सा करोगे तो वो ऐसे बोल के रह जाएंगे हल्की सी, उसको बोलते हैं विस्पर या मरमर। कह रहा है जी जो बड़े लोगों की, बड़े बूढ़ों की जो मरमर्स थी, उनमें एक कंसर्न जो था वो इमर्ज हुआ था। और वो क्या इमर्ज हुआ था? एक बहुत ही स्टार्क ऑब्जर्वेशन, एक बहुत ही क्लियर सी ऑब्जर्वेशन। वो ऑब्जर्वेशन क्या थी? बड़े बूढ़े एक ही चीज़ के बारे में बड़बड़ाते थे। ऑब्जर्वेशन उनकी ये थी कि द यूथ नाउ ensnared in the allure of online pornography find themselves increasingly disengaged from the traditional pursuits। कि जो यूथ हैं, जो जवान लड़के हैं, लड़कियां हैं इस ट्राइब की, जो ensnared हैं, अब जो फंस चुके हैं, ट्रैप हो चुके हैं allure में, अट्रैक्शन में, आकर्षण में, ऑनलाइन ब्लू फिल्मों का, पोर्नोग्राफी का। अब ये यूथ जो है ना,
ये अपने आप को पाते हैं, फाइंड करते हैं लगातार बढ़ते हुए तौर पे या इंक्रीजिंगली कटा छटा या डिसंगेज्ड ट्रेडिशनल परस्यूट से। ट्रेडिशनल मतलब परंपरागत, परस्यूट मतलब ख्वाहिशें, जो चीज़ें आपको चाहिए। तो परंपरागत जो ख्वाहिशें थी इस ट्राइब की, उनसे ये अपने आप को अलग पाते हैं। इनकी ख्वाहिश क्या है? कोई नई पॉन मिल जाए इनको, है ना, किसी नई टाइप की कोई वेबसाइट दिख जाए, यही सारा दिन इनका काम है। और ट्रेडिशनल परस्यूट इस ट्राइब के क्या थे? ट्रेडिशनल परस्यूट्स ऑफ हंटिंग एंड फिशिंग, जो है हंट करने का, शिकार करने का, फिशिंग यानी मछली पकड़ने का। और कॉमा लगा के बता रहा है, कह रहा है एसेंशियल टू देयर एंसेस्ट्रल सर्वाइवल, जो कि ज़रूरी भी हैं इनके एंसेस्ट्रल सर्वाइवल के लिए, इनके पुश्तैनी जीवन के लिए, है ना, पुश्तों से चले आ रहे सर्वाइवल के लिए। तो यहाँ पे कोई फैक्ट्री नहीं होगी, कोई मैगी नहीं बनती होगी, बॉर्नविटा नहीं आता होगा। हंटिंग करेंगे, फिशिंग करेंगे, खाना खाएंगे, नदी में से पानी पी लेंगे, इसी पे सर्वाइव करते हैं बेचारे। अब जो खाना लाने वाले थे वो सारा दिन पॉर्न देख रहे हैं। तो इस तरीके से बड़े बूढ़े इस ट्राइब के परेशान हैं कि इनका क्या करें। सेंटेंस की स्ट्रक्चर देखो, देखो ऑब्जर्वेशन सब्जेक्ट है और इसकी वर्ब है इमर्जेस। ऑब्जर्वेशन इमर्जेस, अ स्टार्क ऑब्जर्वेशन इमर्जेस। अब सवाल ये आएगा, सर ऐसा हुआ क्यों? सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले आता है, वर्ब बाद में आती है, ये इसने उल्टी गंगा क्यों बहाई? वो इसलिए बहाई क्योंकि अमंग जो है ना, इससे प्रेपोजिशन से इसने सेंटेंस को शुरू किया है, जो कि करना ज़रूरी नहीं था, फिर भी इसने कर दिया। और ऐसा किया जा सकता है, मैं आपको तरीका भी बताऊंगा कब करना है। क्योंकि प्रेपोजिशन से इसने सेंटेंस शुरू किया था, तो प्रेपोजिशन के जस्ट बाद में तो आ गया उसका ऑब्जेक्ट, फिर लगा दी ऑफ प्रेपोजिशन और फिर उसका ऑब्जेक्ट आ गया, फिर आएगी वर्ब और फिर आएगा सब्जेक्ट। तो जब भी प्रेपोजिशन से, एडजेक्टिव से सेंटेंस शुरू हो तो वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रख दिया जाता है। और इसको करने का रीज़न क्या है ये मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ये जो ऑब्जर्वेशन है ना, इसके आगे जो इसने ये लगाया है और ये पूरी ऑब्जर्वेशन बताई है, ये पूरा का पूरा फ्रेज या क्लॉज जो है इस ऑब्जर्वेशन नाम के नाउन के लिए है। समझ पाए मेरी बात को? इस पूरे क्लॉज को या फ्रेज को ऑब्जर्वेशन के बाजू में रखना था। अब इसके बाजू में कैसे रखें? ऑब्जर्वेशन से सेंटेंस शुरू कर दें और इस पूरे को बीच में डाल दें, फिर बाद में वर्ब आए, यहाँ पे वर्ब लिखी हो, फिर यहाँ पे प्रेपोजिशन हो, आप ही कंफ्यूज हो जाएंगे ना। तो जब भी सब्जेक्ट के लिए एक बहुत बड़ा क्लोज या फ्रेज होता है, सब्जेक्ट के बारे में बताने के लिए बहुत कुछ बड़ा डिटेल होता है आपके पास, तो आप क्या करते हैं, सेंटेंस को उल्टा करते हैं, सेंटेंस के सब्जेक्ट को लास्ट में ले आते हैं और फिर उस फ्रेज से उसको जोड़ देते हैं, ताकि रीडर के दिमाग में क्लैरिटी रहे क्या आप कहना चाह रहे हैं। समझ में आया? टेक्निकल तरीके से बताया मैंने आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा गला खराब है आज मेरा, एडजस्ट कर लेना। यूथ की वर्ब है फाइंड। यूथ फाइंड देमसेल्व्स डिसंगेज्ड। डिसंगेज्ड मतलब अलग हुआ, डिटैच्ड। एंस्नेयर्ड याद होगा आपको, एंट्रैप्ड। वो जैकलिन फर्नांडिस को पकड़ा था ना उसने, उसके बॉयफ्रेंड ने एंस्नेयर किया था उसको। एल्यूर क्या होता है? अट्रैक्शन किसी चीज़ का, करिश्मा या फैसिनेशन। चलिए अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे आएंगे। अब यहाँ से आपको मोटा मोटा इसका टाइटल पता लग गया होगा। ये बड़े बूढ़े इनको यही कहते हैं बच्चों को कि 12 घंटे से तुम मछली पकड़ने गए हो, एक भी मछली नहीं पकड़ पाए। नो थैंक्स फॉर ऑल लैक ऑफ फिश। ठीक है, चलो अब ये फिश नाम के वर्ड पे नज़र डालते हैं, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपसे पूछा था। देखो ये कॉन्सेप्ट ये कहता है, इंग्लिश में कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनकी लिस्ट मैंने आपके सामने लिख दी और एग्जॉस्टिव लिस्ट है ये नाउन्स वो नाउन्स हैं जिनकी फॉर्म चेंज नहीं होगी, सिंगुलर हो या प्लूरल हो। अगर सैल्मन लिखा है तो सिंगुलर में भी सैल्मन, प्लूरल में भी सैल्मन। अगर आपको इसकी वर्ब देनी है तो सिंगुलर के हिसाब से सिंगुलर दे दो, प्लूरल के हिसाब से प्लूरल दे दो। ठीक है, सैल्मन्स नहीं लगाना है। अगर स्पीसीज़ लिखा है तो स्पीसीज़ सिंगुलर में भी स्पीसीज़ है और प्लूरल में भी स्पीसीज़ है। ठीक है, इनके मीनिंग बता देता हूँ सबके। एयरक्राफ्ट यानी जहाज़, सीरीज़ यानी श्रृंखला, स्पीसीज़ यानी नस्ल या प्रजाति, ऑफस्प्रिंग यानी बच्चे, इंसान के या जानवर के, ऑफस्प्रिंग यानी उसके बच्चे। एक बच्चा हो तो भी ऑफस्प्रिंग, 1000 बच्चे हो तो भी ऑफस्प्रिंग। सैल्मन एक टाइप की मछली है, कोड भी एक टाइप ऑफ मछली है, ट्राउट भी एक टाइप ऑफ मछली है, मूस भी देख लेना जानवर ही है कोई। वेयर अबाउट्स मतलब अता पता, किसी का ठिकाना, वेयर अबाउट्स। स्वाइन मतलब सुअर, डियर मतलब हिरण और फिश मतलब अंडरस्टूड है। अब कुछ क्वेश्चंस करवा के दिखाता हूँ आपको ताकि इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में उतार सको। अ रशियन मिलिट्री एयरक्राफ्ट हैज़ बीन शॉट डाउन बाय द यूक्रेनियन मिलिट्री।
एक रशिया का मिलिट्री एयरक्राफ्ट जो है शॉट डाउन कर दिया गया है, मार गिराया गया है यूक्रेन की मिलिट्री के द्वारा। अगला सेंटेंस, सेवरल रशियन मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स हैव बीन शॉट डाउन बाय द यूक्रेनियन मिलिट्री। कई सारे रशिया के एयरक्राफ्ट्स मार गिराए गए हैं यूक्रेन की मिलिट्री के द्वारा। यहाँ पे लिखा एयरक्राफ्ट, यहाँ पे लिखा एयरक्राफ्ट्स, क्योंकि यहाँ पे सेवरल है और यहाँ पे सिर्फ एक था। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ दोनों ही सेंटेंसेस सही हैं, बस फ़र्क ये है कि दूसरे वाले सेंटेंस में आपको एयरक्राफ्ट की फॉर्म को चेंज नहीं करना है। चाहे वो एक हो चाहे वो हज़ार हो, एयरक्राफ्ट एयरक्राफ्ट होता है। ठीक है। अब यहाँ पे सेवरल थे तो आपने वर्ब को प्लूरल बना दिया, बिल्कुल ठीक है। बस यही काम इन सभी जो है नाउन्स के साथ में आप करेंगे। ऑफ स्प्रिंग एक हो चाहे हज़ार हो, ऑफ स्प्रिंग ही लिखा जाएगा। आपको सिंगुलर और प्लूरल वर्ब अकॉर्डिंगली यूज़ कर लेनी है। ठीक है। इसकी फॉर्म में चेंज नहीं लाना है, एस वेस इसके पीछे नहीं लगाना है। द ऑफ स्प्रिंग ऑफ अ लॉयन हेल्प देयर मदर हंट डियर्स। जो ऑफ स्प्रिंग्स हैं एक शेर के, वो मदद करते हैं अपनी माँ को डियर्स को हंट करने में, हिरणों को शिकार करने में। सेंटेंस को आप खुद से सही करके बताना, कमेंट्स में डालो। खुद से भी तो ट्राई दोगे, मैं तो करवा ही रहा हूँ यहाँ पे। सभी लोग इसको कमेंट्स में डालो, फिर एक कूल कॉन्सेप्ट इसी से जुड़ा हुआ बताता हूँ। चलो डाल देना भाई, ऑफ स्प्रिंग का क्या करना है और डियर का क्या करना है। कूल कॉन्सेप्ट ये है कि जो फिश नाम का नाउन है, फिश एक हो चाहे हज़ार हो, फिश फिश होती है, मछली मछली होती है, लेकिन फिर भी अंग्रेजी में फिशेज यूज़ होता है। और ये कब होता है? जब अलग अलग नस्लों की मछलियाँ हों। मान लीजिए एक ही मछली है, कोई सैल्मन मछली है, ठीक है, तो 1000 सैल्मन होंगी तब भी वो फिश होंगी। लेकिन जैसे ही एक और मछली आई कोई और टाइप की, तो आप लिखेंगे फिशेस। देयर वॉज अ ब्लू कलर्ड फिश इन द लेक। देयर आर सेवरल फिश या फिशेज इन द लेक। एक नीले रंग की मछली है तालाब में, मछली यहाँ पे एक ही है, आपने फिश लिखा, सेंटेंस बिल्कुल सही है। लेकिन दूसरा वाला जो सेंटेंस है इसके दो मीनिंग्स हैं। अगर आपने फिश लिखा तो इसका मतलब है बहुत सारी फिश हैं लेक में, लेकिन एक ही टाइप की। सेवरल है लेकिन एक ही प्रजाति की। और अगर आपने फिशेज लिखा तो इसका मतलब ये है जी मछलियाँ कई प्रजातियों की है, अलग अलग टाइप की हैं। तो फिश के साथ में फिशेज भी बन सकता है ना। ये इसी कॉन्सेप्ट का एक्सटेंशन आपको मैं बता रहा हूँ, फिश के ऊपर अप्लाई होगा। चलिए बढ़ेंगे आगे। यहाँ पे लैक ऑफ फिश की जगह फिशेज नहीं लिख सकते आप, समझ गए ना, क्योंकि फिश अपने आप में प्लूरल और सिंगुलर बराबर है। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाओ। छोटा सेंटेंस है ये, छोटा आर्टिकल है। कह रहा है द इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी हैज़ रेजरेक्टेड एज ओल्ड क्वेश्चंस। जो इंट्रोडक्शन है डिजिटल टेक्नोलॉजी का, इसने रेजरेक्ट कर दिया है, फिर से जिंदा कर दिया है। रेजरेक्ट याद है ना, जैसे जीसस को जिंदा किया था, पुराने क्वेश्चंस को, एज ओल्ड क्वेश्चंस को। और किस बारे में? अबाउट द ह्यूमन पेंचेंट फॉर टिटिलेशन। इंसान की पेंचेंट को लेकर के, लाइकिंग या शौक को लेकर के, जो है टिटिलेशन का, जो है खुद को अराउज करने का। टिटिलेट क्या होता है? एक्साइटमेंट, है ना। टिटिलेट करना यानी एक्साइट करना। तो हर इंसान किसी ना किसी लेवल पे चाहता होगा कि मुझे एक्साइटमेंट, थ्रिल या स्टिमुलेशन मिले, चाहे इन द फॉर्म ऑफ पोर्नोग्राफी मिले। तो इस इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी ने इस पुराने क्वेश्चन को फिर से जिंदा कर दिया है, टिटिलेशन का पेंचेंट इंसान में क्यों है इतना। इंट्रोडक्शन की वर्ब है हैज़ रेजरेक्टेड, पेंचेंट यानी लाइकिंग, टिटिलेशन यानी एक्साइटमेंट। करेजी फ्रॉम एंशिएंट केव पेंटिंग्स दैट डिपिक्टेड एक्सप्लिसिट सीन्स to today's high definition screens. Pornography with its nebulous definition has always been a topic that skirts societal acceptance. कह रहा है जी यहाँ से लेकर के, ये रेंज बता रहा है आपको, फ्रॉम कहाँ से भाई? कह रहा है एंशिएंट केव पेंटिंग से लेकर के पुरानी गुफाओं में जो पेंटिंग्स हुई है, अजंता अलोरा की बात कर रहा है, जो डिपिक्ट करती थी एक्सप्लिसिट सीन्स को, न्यूड सीन्स को। कह रहा है यहाँ से लेकर के और कहाँ तक, टू लगा के बता रहा है, आजकल की हाई डेफिनेशन स्क्रीन्स तक। कह रहा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक ना। अगर पोर्नोग्राफी को आप देखें अपनी नेबुलस डेफिनेशन के साथ में, अपनी अनक्लियर डेफिनेशन के साथ में, कुछ लोगों के लिए एलोरा अजंता की गुफाएं भी पोर्नोग्राफी है और कुछ लोगों के लिए पोर्नोग्राफी प्रॉपर जो है डिजिटल फॉर्म में होती है। कह रहा है अपनी इस अनक्लियर सी डेफिनेशन के साथ में न्यूडिटी जो है वो हमेशा से एक ऐसा टॉपिक रही है जो स्कर्ट करता है, अवॉइड करता है, बचता है सोसाइटी की एक्सेप्टेंस से, समाज की एक्सेप्टेंस से।
तो उस वक्त में अजंता लोरा की गुफाओं को कौन समझा जाता होगा? आजकल हम प्रॉपर देख लेते हैं। तो हमेशा से पोर्नोग्राफी हमारे समाज से तो बचती ही आई है, समाज पोर्नोग्राफी को गलत ही समझता आया है। चलिए, फ्रॉम टू का कॉम्बो आपने देख लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ हुआ है। दैट आया पेंटिंग्स के लिए, वर्ब है डिपिक्टेड, डिपिक्ट करना, शो करना, पोर्ट्रे करना, दिखाना। एक्सप्लिसिट सीन यानी न्यूड सीन्स। पोर्नोग्राफी की वर्ब है हैज़ बिन, पोर्नोग्राफी रही है एक टॉपिक। नेबुलस यानी अनक्लियर, ओपेक। दैट आया टॉपिक के लिए, दैट की वर्ब है स्कर्ट्स, स्कर्ट करना यानी किसी चीज़ के से बचना, उसको बाईपास करना, उससे दूर रहना। कैरेट टिम बर्नर ली, द मैन हु इन्वेंटेड द वर्ल्ड वाइड वेब वन सेट। कैरेट टिम बर्नर ली, वो आदमी जिसने इन्वेंट किया था वर्ल्ड वाइड वेब को, इंटरनेट पे www वाला, समझ गए ना, सिस्टम जो है वेब का। कह रहा इसने एक बार ऐसा कहा था टिम बर्नर साहब ने, और क्या कहा था? एवरी न्यू टेक्नोलॉजी इज़ फर्स्ट यूज्ड फॉर समथिंग रिलेटेड टू सेक्स और पोर्नोग्राफी। हर नया टूल, हर नई तकनीक सबसे पहले यूज़ की जाती है किसी ऐसी चीज़ के लिए जो या तो सेक्स से जुड़ी है या पोर्नोग्राफी से जुड़ा है। टिम बर्नर-ली की वर्ब है सेट, ऐसा इन्होंने कहा था। हु आया इनके लिए, वर्ब है इन्वेंटेड, इन्होंने आविष्कार किया था, खोजा था www वर्ल्ड वाइड वेब को। टेक्नोलॉजी की वर्ब है फर्स्ट यूज्ड, पहले वो यूज़ की जाती है। कह रहा द रिमार्क्स रेजोनेट स्ट्रांगली हेयर, उनके जो रिमार्क्स हैं वो रेजोनेट कर रहे हैं, गूंज रहे हैं। और कैसे गूंज कर रहे हैं भाई? बहुत ज़ोरों से, इस पूरे मामले में जो हमने आपको बताया। और कैसे? कह रहा है एज द मरुबो हु हैव प्रिजर्व्ड देयर हेरिटेज थ्रू ओरल ट्रेडिशन नाउ एनकाउंटर अ एवलांच ऑफ न्यू कंटेंट। कह रहा है क्योंकि जो मरुबो ट्राइब है, जिन्होंने बचा के रखा था, प्रिजर्व करके रखा था अपनी विरासत को ओरल ट्रेडिशन के जरिए। ओरल ट्रेडिशन यानी बोल बोल के, मैंने आपको कहानी सुनाई, आपने आगे सुनाई, जनरेशन से जनरेशन आगे विरासत चलती रही। कह रहा है क्योंकि जो मरुबो हैं, जो इस तरीके से अपनी विरासत को बचा के बैठे थे, अब वो इनकाउंटर कर रहे हैं एक एवलांच को, एक सैलाब को, जो है नए कंटेंट का। और कौन सा कंटेंट? दैट चैलेंजेस देयर हिस्टोरिकल नॉलेज एंड वैल्यूज़, जो चैलेंज कर रहा है उनकी ऐतिहासिक नॉलेज को और वैल्यूज़ को, मूल्यों को। ठीक है। रिमार्क्स की वर्ब है रेजोनेट, रेजोनेट करना यानी किसी चीज़ का गूंजना। उन्होंने कुछ कहा था और उसी की गूंज आज भी हमें इस केस में सुनाई दे रही है। मरुबो की वर्ब है एनकाउंटर, वो एनकाउंटर करते हैं। मरुबो पूरी ट्राइब का नाम है, सभी लोगों की बात कर रहा है यहाँ पे, जैसे पुलिस है, मरुबो है ना। तो ये सब आपको प्लूरल ट्रीट करने होते हैं, ग्रुप्स को हमेशा प्लूरल फॉर्म में ट्रीट किया जाता है। हु आया इनके लिए, हु की वर्ब है हैव प्रिजर्व्ड, प्लूरल फॉर्म के साथ। प्रिजर्व करना, बचाए रखना किसी चीज़ को। ओरल ट्रेडिशन यानी बोलने की प्रथा, कहानियाँ सुनाने का ट्रेडिशन। एवलांच यानी बड़ी मात्रा किसी चीज़ की, हिंदी में इसको बोल सकते हैं सैलाब। टेक्निकली एवलांच से पहले एन आना चाहिए था, मुझे नहीं पता इसने ऐसी गलती क्यों की, एन एवलांच लिखना चाहिए ना। कह रहा है वाइल स्कॉलर्स डिबेट द इफेक्ट्स ऑफ पोर्नोग्राफी द कम्युनिटी मस्ट नेविगेट दीज डिस्ट्रैक्शंस। जहाँ स्कॉलर्स जो हैं, विद्वान जो हैं, डिबेट कर रहे हैं पोर्नोग्राफी के इफ़ेक्ट्स पे, इससे क्या फ़ायदे क्या नुकसान, वहीं इस कम्युनिटी को नेविगेट करना होगा, गुजरना होगा इन डिस्ट्रैक्शन से, इन सभी डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीज़ों से। एंड रीडिफाइन देयर बैलेंस इन द फेस ऑफ कल्चरल चैलेंजेस, और फिर से परिभाषित करना होगा, डिज़ाइन करना होगा, डिफ़ाइन करना होगा अपने बैलेंस को, संतुलन को सामना करते हुए, फेस करते हुए कल्चरल चैलेंजेस का, सांस्कृतिक जो है चुनौतियों का, चेंजेस का, बदलावों का। तो इनके लिए यही काम है कि इंटरनेट और पोर्न के साथ में ये कैसे बैलेंस बिठाएं ताकि इनका ट्रेडिशन बना रहे और ये सर्वाइव कर सकें। स्कॉलर्स यानी विद्वान, इंटेलिजेंट पीपल, वर्ब है इनकी डिबेट। कम्युनिटी, मरुबो कम्युनिटी, वर्ब है मस्ट नेविगेट, और दूसरी वर्ब है मस्ट रीडिफाइन। इनको नेविगेट भी करना होगा, गुजरना भी होगा इन डिस्ट्रैक्शन से, और रीडिफाइन भी करना होगा फिर से अपने बैलेंस को। चलिए लास्ट पैराग्राफ पे बढ़ते हैं, अब इसमें देगा अपना कंक्लूजन। कह रहा है द डाइकोटमी ऑफ प्रोग्रेस एंड ट्रेडिशन रिवील्स अ यूनिवर्सल ट्रूथ। कह रहा है जो डाइकोटमी है या ड्यूअलिटी है, डाइकोटमी मतलब किसी चीज़ के दो पार्ट्स होना। जैसे अपनी पार्लियामेंट में आपको डाइकोटमी मिलेगी, राज्यसभा और लोकसभा, है ना, डाइकोटमी है। कह रहा है वैसे ही जो डाइकोटमी या ड्यूअलिटी है, दो विशेषताओं होने की जो
गुण होने की जो विशेषता है प्रोग्रेस और ट्रेडिशन की, वो रिवील करती है एक यूनिवर्सल ट्रूथ को, वो हमारे सामने लाती है एक सार्वभौमिक सत्य को, ट्रूथ को। प्रोग्रेस और ट्रेडिशन दो अलग चीज़ें हैं। ट्रेडिशन पे रहोगे तो प्रोग्रेस नहीं करोगे, प्रोग्रेस करोगे तो ट्रेडिशन टूटेगा। तो इनकी डाइकोटमी एक नया ट्रूथ हमारे सामने लाती है। और क्या? द डांस बिटवीन इनोवेशन एंड हेरिटेज ट्रांसेंड्स बॉर्डर्स। जो डांस है, जो नाच है या गतिशीलता है, इनोवेशन या नई सोच और हेरिटेज यानी विरासत के बीच में, ये डांस जो है ट्रांसेंड करता है, पार जाता है, गो बियॉन्ड करता है बॉर्डर्स के, है ना। इनोवेशन और हेरिटेज दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, एक तरीके से आप देखें तो एक दूसरे के विरोधी हैं। और ये विरोध आपको बॉर्डर्स के पार भी मिलेगा, पूरी दुनिया में मिलेगा। ये डांस जो है पूरी दुनिया में आपको ट्रांसेंड करता हुआ दिखेगा। डाइकोटमी यानी डुअलिटी वर्ब रिवील्स, डांस की वर्ब है ट्रांसेंड, ट्रांसेंड करना, बियॉन्ड जाना, पार चले जाना। कह रहा है फॉर द मरूबो अडेप्टिंग टू डिजिटल कनेक्टिविटी मीन्स मोर देन जस्ट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। कह रहा है मरूबो लोगों के लिए जो अडेप्ट करने का काम है या जो अपना लेने का काम है, खुद को ढाल लेने का काम है, और किसके लिए? डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए, इंटरनेट के लिए। इस काम का मीनिंग जो है या मायना जो है, मीन क्या करता है ये, बहुत ज़्यादा है सिर्फ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से। सिर्फ तकनीक की बात नहीं है, इनको दिमाग भी बदलने पड़ेंगे अपने, ये इस चीज़ के मायने हैं। कह रहा है इट रिक्वायर्स रीडिफाइनिंग देयर कम्युनिटीज़ हार्मनी। इसके लिए ज़रूरत होगी कि ये रीडिफाइन करें अपनी कम्युनिटी के सद्भाव को, अपने समाज की हार्मनी को, बैलेंस को। और कैसे? अमिट्स अनफोर्सिन कल्चरल शिफ्ट्स। इन सभी चीज़ों के बीच में, अमिट्स ऐसे कल्चरल शिफ्ट्स के, ऐसे सांस्कृतिक बदलावों के जो अनफोर्सिन है, जो पहले किसी ने नहीं देखे थे। तो मरूबों को सिर्फ टेक्नोलॉजी से दो हाथ नहीं करना है, दो हाथ नहीं करना है, दो हाथ करना है नहीं निपटना, सिर्फ टेक्नोलॉजी की चेंज को जो है नहीं निपटना है, इनको अपनी कम्युनिटी की हार्मनी को भी बना के रखना है। जवान बोलेंगे हमें ये देखना है, बूढ़े बोलेंगे तुम मछली पकड़ो, तो झगड़ा होगा ना। तो कम्युनिटी हार्मनी को भी इनको इस बदलाव को देखते हुए बना के रखना होगा। अडेप्टिंग की वर्ब है मीन्स अडेप्ट करना, किसी चीज़ के लिए अपने आप को ढालना। ये अडॉप्ट करने से अलग है। अडॉप्ट करना यानी किसी चीज़ को गोद लेना, अपना लेना। किसी बच्चे को आप गोद लेते हैं तो अडॉप्ट करते हैं, तो वो है अडॉप्ट। ये है अडेप्ट, इसका मतलब होता है खुद को ढालना किसी चीज़ के हिसाब से। हार्मनी मतलब सद्भाव या बैलेंस। कह रहा है जी एज द वर्ड ऑब्जर्व्स द मार्बोस जर्नी सर्व्स एज अ पॉइग्नेंट रिमाइंडर। जैसा कि पूरा दुनिया ऑब्जर्व करता है, वर्ड ऑब्जर्व करता है, मारूबो की जो जर्नी है जंगल में शिकार से लेकर के इंटरनेट तक, कह रहा है ये जर्नी सर्व करती है एक पॉइग्नेंट रिमाइंडर की तरह, एक बहुत ही इमोशनल, एक बहुत ही तीखे रिमाइंडर की तरह। और ये रिमाइंडर काय का है? ऑफ ह्यूमैनिटीज़ टाइमलेस परस्यूट ऑफ कनेक्शन। ह्यूमैनिटी के, इंसानियत के उस टाइमलेस परस्यूट का, उस बहुत पुरानी ख्वाहिश का। टाइमलेस मतलब इतनी पुरानी है कि हमें टाइम भी याद नहीं है इसका, जब से इंसान है तब से ये परस्यूट है। तो उस टाइमलेस परस्यूट का जो है कनेक्शन का, एक दूसरे से मिलने या जुड़ने का, वेदर थ्रू एंशिएंट स्टोरीज पास डाउन बाय जनरेशंस और द अल्यूर ऑफ मॉडर्न स्क्रीन्स प्रोजेक्टिंग न्यू नैरेटिव्स। चाहे एंशिएंट थ्योरी स्टोरीज़ के जरिए हो, पुरानी कहानियों के जरिए हो, जो जनरेशन्स को पास डाउन होती हैं, आगे से आगे पीढ़ियों में सुनाई जाती हैं, चाहे आदमी ऐसे कनेक्ट करे या फिर इस अट्रैक्शन के जरिए कनेक्ट करे जो है मॉडर्न स्क्रीन्स का, स्मार्टफोन्स का, जो प्रोजेक्ट करते हैं नए नैरेटिव्स को, नई नई कहानियों को। तो इंटरनेट इनको अच्छा लगा, है ना। पोर्न तो देखते ही हैं, साथ में और भी तो चीज़ें देखते होंगे। ये अच्छा लगने का रीज़न ये है कि इंसान कनेक्ट करना चाहता है, हमारे अंदर की एक लाइकिंग है ये। चाहे हम कहानियों के जरिए करें, चाहे फ़ोन को देख करके करें, लेकिन हमें कुछ ना कुछ स्टोरी या नैरेटिव चाहिए रहता है। वर्ड की वर्ब है ऑब्जर्व्स, जर्नी की वर्ब है सर्व्स, पॉइग्नेंट यानी बहुत ही इमोशनल, बहुत ही तीखा, है ना, जो आपके मन में घाव करे, पॉइग्नेंट। परस्यूट होता है क्वेस्ट या ख्वाहिश, किसी चीज़ को पाने की इच्छा। एल्यूर यानी अट्रैक्शन, नैरेटिव यानी स्टोरी या कहानी। छोटा सा आर्टिकल था, चलिए रैपअप करेंगे क्लास को। होपफुली कुछ नया आपको देखने को मिला आज, है ना। थीम भी नई थी और राइटिंग का स्टाइल भी नया था। क्वेश्चंस पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रेसरेक्टेड एज ओल्ड क्वेश्चंस, ये जो फ्रेज इस आर्टिकल में यूज़ किया, कह रहा है जी इस फ्रेज का क्या मीनिंग है, किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया गया है।
कौन सा एज ओल्ड क्वेश्चन है या कौन से ऐसे सवाल हैं जो बार बार रेजरेक्ट किए जाते हैं, जो बार बार जिंदे हो जाते हैं? कौन सा सवाल है भाई? 4 सवाल आपके सामने दिए गए हैं, बताओ। एक बार खुद से ट्राई करो, मैं तो करवा ही रहा हूँ आपको, है ना? खुद से ट्राई दो। देखो, इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि जो इंट्रोडक्शन है इंटरनेट का, इसने नई डिबेट को खड़ा कर दिया है या उसी डिबेट पुरानी वाली को रिन्यू कर दिया है जो ह्यूमन नेचर के बारे में है। और ह्यूमन नेचर क्या है? हर नई टेक्नोलॉजी को सेक्स या पोर्नोग्राफी से जोड़ के रखता है। यही ह्यूमन नेचर है ना? कड़वा डार्क ट्रूथ है, ये डार्क सच्चाइयाँ हैं हमारे समाज की। तो यही डिबेट है कि ह्यूमन ऐसा क्यों करता है। जब भी कुछ नया हाथ में आता है तो सबसे पहले उसको इस तरीके से उसका इस्तेमाल क्यों करने की कोशिश करता है। तो ये डिबेट के बारे में एज ओल्ड क्वेश्चंस को रेजरेट करने की बात कही गई थी। बी आपका आंसर बनेगा। साथ साथ ट्राई देते जाओ मेरे सेकंड वाले को। इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू को डिस्क्राइब करती है, जो है इम्पैक्ट को लेकर के डिजिटल टेक्नोलॉजी का मारूबो कम्युनिटी पे? अगर एक सेंटेंस में बताना हो तो इंटरनेट का मारूबो कम्युनिटी पे क्या इफेक्ट हुआ, क्या इम्पैक्ट हुआ? देखो जी, इससे इनका कल्चरल प्रैक्टिसेस तो अबेंडनमेंट हुआ ही। अबेंडनमेंट मतलब किसी चीज़ को छोड़ देना, लेकिन कंप्लीट अबेंडनमेंट नहीं हुआ होगा। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि सब ने मछली पकड़ना ही बंद कर दिया है, सब भूखे मर रहे हैं, ऐसा तो नहीं हुआ वहाँ। ज़्यादातर लोग जो हैं, युवा जो हैं, वो इस काम को कर रहे होंगे, लेकिन बूढ़े लोग तो अभी भी कल्चरल प्रैक्टिसेस को यूज़ कर ही रहे हैं ना। तो ये ए जो है आंसर बन सकता था, लेकिन कंप्लीट लिखने की वजह से आंसर नहीं बन पाएगा। इसने एक नीड को पैदा कर दिया है कि कम्युनिटी बैलेंस करे अपने ट्रेडिशन को मॉडर्न इन्फ्लुएंसेस के साथ। बिल्कुल सही बात है, कम्युनिटी को नया बैलेंस बिठाना होगा, ये इम्पैक्ट सबसे बड़ा हुआ इन पे। इसने इनको प्रोवाइड किया है नई आर्थिक संभावनाएं अपने ट्रेडिशन को प्रिजर्व करते हुए। तो कोई आर्थिक संभावनाएं नहीं है, 4 मछली पकड़ते थे वो भी अब नहीं पकड़ी जा रही। बी तो वैसे ही गलत है। और ये स्ट्रेंथन करेगा, मजबूत बनाएगा इनकी कल्चरल प्रैक्टिसेस को इंटीग्रेट करके ग्लोबल नॉलेज को। वो कुछ देख कुछ और रहे हैं, है ना? कैसे ग्लोबल नॉलेज आएगी भाई? उनका तो फोकस ही कुछ और है। तो कल्चरल प्रैक्टिसेस तो गई भाड़ में, ये तो मछली वछली भी नहीं पकड़ रहे, खाना वाना भी नहीं ला रहे। तो ये बात भी गलत है। फोर्थ भी जो डी है, ये स्ट्रेंथन करने वाली बात सही नहीं है। सही बात एक ही है, क्रिएट हो गई है नीड कि ट्रेडिशन और मॉडर्न इन्फ्लुएंस को, इंटरनेट को बैलेंस किया जाए, यही इम्पैक्ट है। थोड़ा गहरा क्वेश्चन था, मेंस लेवल का लगेगा आपको। सी आंसर बनेगा इसमें। अब आगे के खुद से करने हैं। किसी भी चीज़ के सैलाब को क्या बोलते हैं? बड़ी संख्या में आने को क्या बोलते हैं? नेबुलस का एंटोनिम पूछा है, सिनोनिम नहीं, एंटोनिम। पेंचेंट वर्ड का जो है मीनिंग पूछा है। स्कर्ट करना आपको याद होगा, स्कर्ट का क्या मीनिंग है। स्कर्ट के साथ में इन तीनों में से कौन सा वर्ड फिट बैठेगा? स्कर्ट एंस्नेयर, स्कर्ट कंट्रोवर्सी और स्कर्ट कर्टसी। ठीक है। हार्टलैंड, ये वर्ड वैसे तो वन वर्ड्स आए थे, मैंने करवाने भूल गया आपको, बहुत बार करवाए हुए हैं। हिंटरलैंड, हार्टलैंड, मार्शलैंड, हाईलैंड, मदरलैंड। तो हार्टलैंड का मीनिंग आपको आज बताना है। मैंने करवाया नहीं है, लेकिन बहुत बार हो चुका है, मेरे ख्याल से याद होगा। डाइकोटमी का मीनिंग पूछा आपसे, डाइकोटमी क्या होती है? एग्जाम्पल भी दे दोगे तो भी मीनिंग आप समझा सकते हो। लास्ट में मिलेंगी 3 एरर्स आपको। पहली मिलेगी इस वर्ड की वजह से, दूसरी मिलेगी अडेप्ट वर्ड के आसपास। अडेप्ट करना यानी खुद को ढालना। प्रेपोजिशन देख लेना इसके साथ में कौन सा लगता है। और तीसरी आपको मिल सकती है इस वर्ड के आसपास। ढूंढो आउट ऑफ 11 कितने मार्क्स मिले, ज़रूर से बताना। कल आपसे लेंगे मुलाकात। क्लास कैसी लगी आज की? कुछ नई थीम थी, होपफुली पसंद आई होगी। जो बच्चे क्लास में लास्ट तक जुड़े हैं, पूरा देखते हैं, तो पीडी लिख दिया करो सर, देख लिया पूरा। और क्लास की थीम आपको अच्छी लगे और ऐसी क्लासेस और चाहते हो इसी तरह की थीम पर, है ना, तो आप PDI भी लिख सकते हैं। इससे पता लगता है कि सर सब समझ में आता है और इंटरेस्टिंग भी इस तरह की थीम लगती है। ये फीडबैक देने का तरीका है आपका। अपने वोट का ज़रूर इस्तेमाल करें कमेंट सेक्शन में। और हाँ, आउट ऑफ 11 कितने मार्क्स मिले ये भी ज़रूर बताया करो। क्विज़ को अटैम्प्ट करके 5 मिले, 2 मिले, 10 मिले या 11 मिले, आपका आंसर जो है, नंबर ऑफ मार्क्स जो है, ज़रूर से कमेंट्स में डाल दिया करो।